विक्रमादित्य का कथानक चल रहा था, याद है? विक्रमादित्य बेताल के साथ दोस्ती हो गई। विक्रमादित्य की बेताल के साथ दोस्ती हो गई, फ्रेंड बन गया। उसके साथ कमिटमेंट था कि वह सर्टेन पोर्शन में फूड उसके लिए रखेगा अपने महल में। बेताल आएगा, वो उसको लेगा, ये कमिटमेंट था। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए। विक्रमादित्य ने सोचा कि यदि ऐसा ही करता रहूंगा, जो इसको मैं भोजन देता हूँ उसको, उस भोजन से मैं प्रजा का 3 बार, पूरी प्रजा का 3 बार पेट भर सकता हूँ। उतना यदि मैं इसको देता रहा तो कल मेरी प्रजा का क्या होगा? आगे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो एक दिन मौका पाकर 15 दिन बाद उसके साथ बातचीत, और बातचीत में क्लू निकाल लिया। क्या? कि मेरा इसके साथ ये रिलेशनशिप, ये दोस्ताना संबंध कितने दिन तक चल सकता है, कितने दिन तक चलेगा। प्रश्न पूछा अपने जीवन के लिए कि मैं कितने वर्ष तक जीऊंगा, और टैक्टफुली पूछा ताकि उसको रहस्य पता चल सके। बेताल ने उसे बताया कि पूरे के पूरे 100 वर्ष जिएगा। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में उसका देहांत नहीं होगा, वह इस शरीर को छोड़ेगा नहीं, पूरे 100 वर्ष जिएगा, कोई भी निमित्त नहीं बनेगा। जैन दर्शन में बताया जाता है कि आयु 2 प्रकार की होती है, आयुष्य, जीवन, या कहते हैं मृत्यु, कुछ भी कहें। 2 प्रकार का होता है, एक होता है सोपक्रम, एक होता है निरुपक्रम। सोपक्रम का मतलब होता है कि जीवन जीते 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 कोई निमित्त मिल जाए और जीवन की श्रृंखला टूट जाए। कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है जिससे जीवन बीच में टूट जाता है। अच्छी तरह से चल रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, जीवन की सांसें खत्म हो गई। सोपक्रम, उसके लिए कोई न कोई ऐसा निमित्त है बना हुआ कि जीवन आगे चल सकता है, लेकिन वो निमित्त मिल गया और बीच में ही टूट गया। उसको कहते हैं अपवर्तनीय आयु। एक होती है अनपवर्तनीय आयु, निरुपक्रम। कितना ही निमित्त मिल जाओ, लेकिन जितना उसका आयुष्य है, जितनी उसकी सांसें हैं, उतनी सांसें उसको मिलेगी ही मिलेगी। कोई निमित्त मिल जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी सांसें, उसका जीवन जितना है उतना ही रहेगा। 2 प्रकार का आयुष्य बताया गया है। तो जो बीच में टूटता है आयुष्य, उसके कुछ कारण बताए हैं कि आयुष्य बीच में क्यों टूटता है और कैसे टूटता है। उसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु। काल मृत्यु, अकाल मृत्यु। समय नहीं था लेकिन निमित्त मिल गए, इसलिए मौत हो गई। तो उसके लिए जैन आगमों में आता है एक कि अध्यवसान मृत्यु, अध्यवसान से हो जाती है। अत्यधिक अटैचमेंट होता है, अत्यधिक एवर्जन होता है, अत्यधिक फियर होता है, राग स्नेह भय के प्रबल आघात से मृत्यु हो जाती है। कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, अचानक कोई आकर के कहा कि तुम्हारे इस मृत्यु की, इस फ्रेंड की, मित्र की जो बहुत अजीज है, बहुत ही प्रेम रखता है, उसके बिना रहना संभव नहीं है, और कोई आकर के उसकी मौत हो गई अचानक, अनएक्सपेक्टेडली। आदमी को आघात लगता है, वो भी चले जाता। आपने सुने होंगे इस लाइफ में किसी अपने इर्द गिर्द
जितना राग, जितना भय, जितना द्वेष सघन होता है और उसका प्रबल अटैक होता है, उस समय मृत्यु होती है। उसको अकाल मृत्यु का एक भाग है, एक कि अध्यवसान मृत्यु उसको कहते हैं। भय के कारण मौत हो जाती है। आदमी ऑपरेशन कराने थिएटर में जाता है और फियर के साथ जाता है तो ऑपरेशन के पहले ही खत्म हो जाता है। भय से मौत हो गई, सांसें थी लेकिन अकाल मृत्यु हो गई। दूसरे प्रकार का है निमित्त। शस्त्र का कोई योग मिल गया, अचानक किसी को, किसी ने आकर के गोली दाग दी, किसी ने आकर के छुरा मार दिया। ऐसी जो इंसिडेंट्स होती हैं, आपने थोड़े पिछले साल कोई न्यूज़ पढ़ी होगी, स्कूल में एक स्टूडेंट गया, यंग स्टूडेंट था और बच्चों को शूट कर दिया, पट 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 शूट कर दिया, और अपनी माँ टीचर थी उसको भी शूट कर दिया। इसको कहते हैं शस्त्राघात। आघात से मृत्यु हो जाती है। तो निमित्त से मृत्यु, कोई न कोई निमित्त मिल गया उनको बाहर का। फिर है आहार के निमित्त से मृत्यु। आहार ज्यादा कर लिया, आहार विपरीत कर लिया, उससे भी मृत्यु हो जाती है। अधिक या विष युक्त भोजन से मृत्यु हो जाती है। कभी ऐसा भोजन होता है, फूड पॉइजन हो गया, जितने लोग खाते हैं चले जाते हैं। अधिक आहार कर लिया तो भी मौत हो सकती है। विपरीत आहार कर लिया, जिस आहार का दो चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो भी मौत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। तो ये आहार के निमित्त से मृत्यु का कारण हो जाता है। फिर है वेदना से। अक्षी वेदना, आंखों में ऐसी वेदना उठी, इतनी भयंकर वेदना उठी, वेदना सहन नहीं हुई, मौत हुई। पेट में ऐसा दर्द उठा, ऐसा दर्द उठा कि वो सहन के बाहर था, मौत हुई। हार्ट में ऐसा दर्द उठा कि हार्ट की कैपेसिटी से अधिक था, मौत हुई। होता है ऐसा। हमारे बॉडी में सिस्टम है और ये बॉडी का जो सिस्टम है उसमें एक लेवल की ताकत होती है। सहन करते हैं तो एक लेवल की ही ताकत होती है, उससे ज्यादा दबाव आ गया तो फिर खतरनाक हो जाता है। और ज्यादा दबाव आता है तो भी सिग्नल हमको मिल जाते हैं। स्ट्रेस ज्यादा हुआ, जितना ब्रेन नहीं सहन किया, हेडेक शुरू हो गया, राइट। उससे भी ज्यादा स्ट्रेस हुआ, बेहोश होना शुरू हुआ। उससे भी ज्यादा हेडेक शुरू हुआ, कोमा में चला गया। स्ट्रेस ज्यादा हुआ, केमिकल इम्बैलेंस हुआ, राइट। तो ये सब चीजें अकाल मृत्यु के निमित्त बन जाती हैं। अक्षी वेदना, आंख की वेदना है, पेट की वेदना है, असह्य हो जाती है। जब हमारे सिस्टम से ये ताकत से ऊपर चली जाती है तो वो मृत्यु में निमित्त बन जाती है। फिर है पराघात वेदना, आत्महत्या करना। पराघात वेदना, फंदा डाल के पंखे पे लटक गए, कुएं में कूद गए, पानी में कूद गए, समंदर में कूद गए मरने के लिए, पराघात वेदना उसको कहते हैं। फिर है स्पर्श वेदना, सांप ने काट लिया, कोई विषैले कांटे ने काट लिया, कोई जीव ने काट लिया, तो वो भी मृत्यु का कारण बन सकता है, उसको कहते हैं स्पर्श वेदना। फिर है आन प्राण वेदना। आन प्राण वेदना, श्वास का रुक जाना। श्वास का कैसे रुक जाना होता है, हम यूजर्सी में थे तो एक बहन ने हमको बताया, लड़की ने, कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो जनरली हॉस्पिटल में जब करते हैं तो ऑपरेशन से कर लेते हैं। उसको नॉर्मल बेबी थी, तो उसकी बेबी का जब सिर बाहर आने लगा तो वो जो नर्स थी उसने उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा क्यों किया? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था कि ऐसा करने से डिलीवरी इजी हो जाती है, और उसको एक्सपीरियंस था ऐसा। उस बेबी को ऐसा किया क्योंकि वो नॉर्मल था, उसको ऐसा किया तो उसकी श्वास की जो नली थी वो रुक गई एकदम। बाहर आया बच्चा, उसके बाद में थोड़ी देर, क्योंकि काफी समय तक उसकी ब्रीदिंग रुक गई थी,
ऐसे अचानक श्वास रुक जाता है, बच्चा चला गया। ऐसे आन प्राण का रुक जाना कोई कारण से। आप मान लो किसी ने कहा मेरी गर्दन दुख रही है और आपने कहा कि लो मैं ठीक कर देती हूँ, झटका दे दिया और श्वास की नली या ब्रेन की नली जो ब्लड देती है रुक जाती है, आन प्राण स्टॉप हो जाता है, तो भी अकाल मृत्यु हो सकती है। तो ये अकाल मृत्यु के कारण है। बेताल ने कहा कि आपको तो अकाल मृत्यु के कारण भी नहीं मार सकते। क्यों? आपका आयुष्य इतना प्रबल है। और ये आयुष्य प्रबल कहाँ बनता है? इस लाइफ में नहीं बनता। आप चाहे कितने विटामिन खा लो या हम हेल्दी रहेंगे, लंबे जिएंगे, इस उम्र में नहीं होता है। हमारा जब आयुष्य डिसाइड होता है और उसके बाद जब ये शरीर धारण करते हैं वही डिसाइड हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। स्पिरिचुअली हम देखें बॉडी के सिस्टम को और हमारे जन्म मरण के चक्र को, लाइफ आफ्टर लाइफ को हम देखें तो कैसे ये लाइफ होती है, कैसे हम इस लाइफ में आए, क्यों मुझे ही ये शरीर मिला, क्यों इनको ये शरीर मिला, क्यों आपको ये शरीर मिला, क्यों आपको आपके जीन वैसे मिले, क्यों मुझे ये जीन मिले। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है जो हमारे जीवन की सारी घटनाओं का समाधान देती है। हम जो आज देखते हैं कि तू ये है, मैं हूँ, ये है, इन सब के पीछे की जो सत्य है उसको वो फिलॉसफी हमारे सामने प्रकट करती है। यदि उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम जो दुनिया में सिचुएशन होती हैं और अपने साथ जो सिचुएशन होती हैं उसको हम समझ पाते हैं, और समझ लिया तो हम करेक्ट कर पाते हैं। यदि समझा नहीं तो करेक्ट नहीं करें। समझ में आना बहुत जरूरी है। वो समझ में आता है, मैं बहुत बार कहती हूँ, हम आपस में डिस्कशन करते हैं शर्मी जी की पर्दे के पीछे का सत्य रियल सत्य होता है, वो हम जान नहीं पाते हैं। हम कपड़े पहन लेते हैं, हम मुकुट पहन लेते हैं, इसलिए उस सत्य को हम जान नहीं पाते हैं। हम उसके पीछे के सत्य को जान लेते हैं तो हमारे जीवन के वो रहस्य मिल जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि हम सुखी जीवन जिए, शांतमय जीवन जिए, प्रेममय जीवन जिए, करुणामय जीवन जिए। ये जो जीवन है वो वहाँ उसके लिंक होते हैं, और लिंक को समझ लेना, जो मेन सोर्स होता है उसको समझ लेना, और वहीं से ही सारी ठीक और गड़बड़ वहीं से ही होती है। तो उसको समझ लेते हैं हम अपने लाइफ के, तो हम उसको करेक्ट कर पाते हैं। यदि ये माइंड नहीं चलता है और आप यहाँ देखते रहोगे ये काट करके कि यहाँ क्या हुआ इस फाइल में, समझ में नहीं आएगा। हमको सोर्स तक देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या है। तो बेताल ने कहा, उसको पहले ही बता दिया कि तुम 100 वर्ष ही जियोगे। वो सारा लिखा हुआ होता है, हमारे हाथ में लिखा हुआ होता है, हमारे फोरहेड, हमारी जो टाइनी लाइनिंग्स होती है हमारी बॉडी पे, वो सब हमारा लिखा हुआ होता है। और जो हम भोगते हैं उसको कैसे भोगते हैं उसके अनुसार वो सारी चेंज होती रहती है। जो 18 वर्ष में किसी को ज्योतिष ने कहा होगा कि तू मल्टी मिलियनर बनेगा, यदि वो खोटे काम किए तो वो चेंज हो जाएगा। आप 10 वर्ष के बाद कोई दूसरा बता सकता है, रहता नहीं, क्योंकि जो हमें मिला है उसका हम कैसे यूज करते हैं उस पर फिर वो डेवलप होती है सारी चीजें। तो बड़ा रहस्यमय और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है हमें अपने आप को जानने के लिए। 100 वर्ष विक्रमादित्य पूरा जिएंगे। अब ये चाबी उनके पास थी। जब उनके पास चाबी थी तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद 2-3 दिन और उसको फूड दिया, और चौथे दिन अपने प्राइवेट सेवक को कहा कि आज कक्ष में फूड नहीं रखना, लेकिन दूसरे कक्ष में थोड़ा प्रिपेयर करके रखना, कक्ष में नहीं रखना, मेरे शयन कक्ष में आज नहीं रखना। उसने मंत्री को बताया कि महाराज तो ये आदेश दे रहे हैं। मंत्री आए, राजन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ
मत करो, फूड आज नहीं रखना। वैसा ही हुआ। और सेवक को कहा, जो प्राइवेट सेवक था रामदास, उसको कहा रामदास तू आज मेरे कक्ष में सोना। उसको कहा कि महाराज क्यों मुझे देते हो, मैं तो उसका नाम से ही घबराता हूँ, धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है उसके नाम से। आप मुझे उसको दिखा दोगे तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। उसको कहा तू चुपचाप, तेरी रक्षा मेरा काम, तू आज देखना क्या होता है। रामदास और विक्रमादित्य दोनों कक्ष में, रामदास एक तरफ सो गए, विक्रमादित्य बैठ गए, लेट गए, वेट कर रहे हैं। अब रामदास को कहाँ नींद आई, आंख बंद होती है फिर देखता आया, आंख बंद होती है फिर देखता आया, अभी आने वाला, अभी आने वाला। इतने में 12 बजते ही वो अट्टहास हुआ और उसकी धड़कन तेज। महाराज थे साथ में, इसलिए चिंता की बात नहीं। आया कक्ष में, देखा आज तो फूड नहीं है, स्मेल नहीं है अच्छी। गुस्से में भर गया तत्काल और कहा तुम कहते थे मैं मित्र हूं तुम्हारा, आज मेरा फूड का है जो तुमने कमिट किया है। उसने कहा मैं नहीं दे सकती। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो कमिट किया वो मुझे मिलेगा और तुम ऐसा कर नहीं सकते, तुम क्षत्रिय हो। मैं क्षत्रिय हूं इसीलिए कहता हूं आज नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि तुमने अपनी मौत को बुला लिया। और गुस्से में इंसान क्या करता, गुस्से में पता नहीं चलता, भान नहीं रहता। उसने अपनी शरीर को ऐसे किया और हाथ में एक तलवार निकाली। विक्रमादित्य तैयार थे, उनके पास भी उनकी तलवार थी। काफी देर तक दोनों ने तलवार से किया। विक्रमादित्य ने एक ऐसा झटका दिया कि तलवार टूट के बिखर गई उसकी। उसने देखा ये तो बड़ा ताकतवर है विक्रमादित्य। पहले लड़े नहीं, पहले तो बातचीत से ही सुलह हो गई। फिर कहा कोई बात नहीं, आओ हम मल्ल युद्ध करें। और दोनों हाथापाई हो गई। मल्ल युद्ध में विक्रमादित्य तो छोटा सारा, वो देखते बड़ा, एकदम खिलौना जैसा विक्रमादित्य तो उनके साथ। पर विक्रमादित्य को पता था कि कई अपने शरीर में कई ऑर्गन ऐसे हैं जो बड़े कमजोर बना देते हैं। हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, अपन लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन किसी ने आकर के हार्ट पर या लिवर पर कोई मुट्ठी प्रहार कर दिया, इंसान उसको सहन नहीं पाएगा, उसको पेट पकड़ना ही पड़ेगा, बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। विक्रमादित्य को पता था कि हमारे शरीर में काफी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बड़े नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं। वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी में कई तत्व तो ऐसे होते हैं जो बड़े नाजुक और कमजोर होते हैं। वो आदमी को कमजोर बना देता है। हमारे जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान, बड़े बड़े अच्छे ताकतवर इंसान को कमजोर बना देते हैं। वो क्या तत्व है? लालच। अपने जैन आगम में कहा है लोभो सब्ब विनाशिनो। क्रोध इसको नाश करता है, मान इसको नाश करता है, माया इसके नाश करती है, लेकिन लोभ सबका विनाश करता है। तो जो लालच है वो सबका विनाश कर देता है, इंसान को कमजोर, अच्छे इंसान को कमजोर बना देता है। लालच हम किसको कहें? लालच का मतलब है कि जो पाया है उसको पकड़ के रख लेना, जो पाना है उसको पकड़ के रख लेना, वो लालच। जो पाया है उसको पकड़ के रख लेना और जो पाना है उसको पकड़ के रख लेना, वो लालच होता है। तो लालच इंसान में क्यों आता है? आदमी में अमर होने का एक ख्वाब होता है, एक डिजायर होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अमर बनूं। तो ये तो सबको पता है कि शरीर तो जाने वाला है, ये सत्य सबको पता होता है कि हमारा शरीर रहेगा नहीं, शरीर जाने वाला है। शरीर तो क्षण भंगुर है, कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। लेकिन कई लोग कहते हैं कि 115 वर्ष का भी आदमी जीवित तो हो सकता है। हमारे शरीर में ताकत है, हमारे जो ऑर्गन है वो यदि सही रूप में हमें पूरा आयुष्य देते हैं तो हमारे शरीर में ताकत होती है और ज्यादा जीने की, बट हम नहीं जी पाते। ये भी सत्य है। कोई व्यक्ति 100 को पार कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी तो शरीर जाना। तो वो अमर कैसे बने? उसमें आदमी सोचता है कि मैं अमर बन जाऊं,
वह व्यक्ति अमर होता है। विपरीत गुण माने कि एक इंसान पुरुष, उसमें प्रेम और करुणा पराकाष्ठा में, उसका ये सद्गुण नहीं है, ये नारी का सद्गुण, नारी का जो सिस्टम है, वुमनहुड है, उसका सद्गुण है प्रेम और करुणा। लेकिन यदि एक पुरुष उस प्रेम और करुणा, क्योंकि होता सब जगह होता है, उसकी पराकाष्ठा में चला जाता है, वह व्यक्ति अमर बनता है। महावीर और बुद्ध उस प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा में चले गए, इसलिए वो अमर। अपना जो रियल गुण होता है वो अलग होता है। आदमी का रियल गुण होता है साहस। वो आकर के कुछ भी कर सकता है, जैसे ही साहस में आया कुछ भी कर सकता है। उसको विवेक नहीं रहता कि सामने कौन खड़ा है, सामने कौन खड़ा है। यदि वो आ गया साहस में तो कुछ भी कर सकता है। साहस आदमी का मौलिक गुण है, प्रेम करुणा औरत का मौलिक गुण है। लेकिन इन गुणों की ऑपोजिट में पराकाष्ठा हो जाती है तो वो आदमी अमर बन जाता है। महावीर में, बुद्ध में वो करुणा थी, और उस करुणा का सपोर्ट यदि सही होता है तो अमर बन जाता है, क्योंकि वो भी तो एक एनर्जी है। एनर्जी का सपोर्ट सही डायरेक्शन में हो जाता है तो वो अमर बन जाती है। और एनर्जी का यदि सपोर्ट सही दिशा में नहीं है, करुणा और प्रेम वाली जो एनर्जी है उसका सपोर्ट सही दिशा में नहीं है, तो हिटलर बन जाता है। अमर हुआ है ना हिटलर भी, सब जानते थे, तो हिटलर बन जाता है। वही एनर्जी तो वही है, बट उसको ऊपर चढ़ाने वाला, उसको ले जाने वाला, उसको फ्लरिश करने वाला, उसको तीव्र बनाने वाला सपोर्ट उसका गलत है। नारी में साहस नहीं, तो वो जब साहस की पराकाष्ठा में चली जाती है तो वो अमर बन जाती है। झांसी की रानी में क्या था? साहस था। मीराबाई में क्या था? साहस था, प्रेम नहीं था। लोग कहते वो कृष्ण का भजन करती, उससे यदि वो जीवन भर भजन कर लेती तो वो प्रसिद्ध नहीं होती। उसने जहर पीने का साहस था। उसने वो सांप की माला, जो सांप को भेजा, उसको पहनने का, उठाने का साहस था उसको। वो साहस की पराकाष्ठा थी उसको। साहस माने अभय, अभय की पराकाष्ठा थी उसको। इसलिए मीराबाई बन गई, झांसी की रानी झांसी रानी बन गई। लेकिन उसका यदि सपोर्ट गलत होता तो फूलन देवी बन जाती। लोग सब जानते, राइट? सपोर्ट सही होना चाहिए, और अपने मौलिक गुण जो नहीं है, वो मौलिक गुण यदि दूसरे का ऑपोजिट का है, वो यदि जिस ऑपोजिट में पराकाष्ठा तक चला जाता है और सपोर्ट सही होता है, वह व्यक्ति महान हो जाता है, अमर हो जाता है। सफलता भी तो होती है। छोटी मोटी सफलताएं सबको मिलती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जिसका नाम आ जाए, जो अमर बनने के छोटे छोटे सोर्स खोजता है, वह व्यक्ति मिट्टी के, रेत के घर बनाता है। कितनी देर टिकेंगे? अपन जब छोटे थे तो बरसात आती बनाते थे ना, जाकर के रेत में पांव डाल करके झोपड़ी बनाते, उस पे ये बनाते, कोई 2 मंजिल का बनाते, 3 मंजिल का भी बनाते, खुश होते थे। कितनी देर में? टेम्परेरी। उसको यदि सोच करके आदमी अमर बनने की ख्वाहिश देता है तो टेम्परेरी, जिस दिन वो मिटेगा उस दिन उसके वो सारे मिट जाए। तो इंसान, आज का जमाना क्या हो गया, अमरता के लोग कम हो गए हैं, क्योंकि अमरता तो वैसे ही मिलेगी, वो नेचर का है। दूसरे तरीके के रास्ते खोजेंगे तो अमरता नहीं मिल सकती, अमर नहीं मिल सकते। लोग पहले ही मार देंगे, जीते जी मार देंगे, अमरता तो छोड़ो। क्योंकि मरना कोई फिजिकली मरना नहीं होता है, जीना कोई फिजिकली जीना नहीं होता है। यश शरीर को धारण किया तो जीना अमरता है, और अपयश शरीर को धारण किया अपयश के साथ तो वो जीना नहीं। अब विक्रमादित्य के पास ये चाबी थी कि मेरा तो कुछ, मैं तो 100 वर्ष जीऊंगा और कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हें आज नहीं रखना है। और जैसे ही बेताल आया, झगड़ा की, उसके साथ फाइट की, लड़ाई की तलवार से, हाथ से,
लेकिन विक्रमादित्य ने देखा, क्योंकि कमजोरी, इंसान की कमजोरी, पता चल गया कि लीवर ऐसी चीज है, वहां पर मैं अटैक करूंगा, और किया अटैक, और बेताल इतना शक्तिशाली जमीन पे लेट गया। विक्रमादित्य उसकी छाती पे बैठ के गला दबा लिया। अब बोल, तू मुझे मारेगा? मूर्ख, इतना जल्दी भूल गया? तुमने ही तो मुझे बताया था कि मुझे कोई मार नहीं सकता 100 वर्ष में। अब बेताल ने कहा, सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई। अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं, मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा। मित्र नहीं, सच्चा सच्चा समझ गया कि ये कौन है। और जो समझ जाता है तो वो दास बनने के बाद भी वो बहुत महान है। समझ गए कि ये वो जो मैं सोचता हूँ वो नहीं है, आज तक सोचते आ रहा था वो नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हारा दास बनूंगा। विक्रमादित्य उठ गया, हंसने लगा। मित्र, तुम मित्र, दास नहीं, तुम दास बन नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुमको मित्र माना है। लेकिन मेरी ये समस्या है कि तुमको जितना मैं भोजन देता हूँ, मेरी प्रजा का क्या होगा? ये मेरे सामने समस्या है, मेरी प्रजा का क्या होगा? मैं इतना नहीं दे सकती। तो ठीक है, मैं आज तुम पे खुश हूं, जो मांगना हो मांग लो, जो मांगना। विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जब भी तुम्हें याद करूं, मैं स्मरण करूं तुम्हारा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं जो भी जब भी। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपके वचन में बंध जाता हूं, कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्ट, जो भी आपने कहा है, मैं आपका मित्र हूँ। कोई भी, मैं तो दास बन के रहना चाहता हूँ आपके साथ, आपकी सेवा में, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो इस शासन के, इस राज्य के, इस गादी के अधिकारी हैं। आप में ही वो ताकत है, आप ही रियल व्यक्ति वो हैं जो अब रियल व्यक्ति को गादी, रियल गादी के योग्य व्यक्ति मिल गए। जब तक योग्य व्यक्ति नहीं मिला था तब तक क्या हुआ था? प्राण संकट। योग्य व्यक्ति मिल गया, अब बेताल उसका मित्र। अब वचन में बंध गया बेताल, जब भी मैं याद करूं आ जाना, मैं जब भी स्मरण करूं आ जाना, ठीक है, आ जाना। अब रामदास को कहा, रामदास उठ। अब रामदास तो खुश हो रहा था, अरे मैं एक अकेला विटनेस, ये भाग्य मुझे मिला, मंत्री को भी नहीं मिला, ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं मेरे महाराज की ताकत को देख सका। खुश हो रहा। अब खुश होकर के कहा, रामदास जाओ, बगल के बंगले में जो कक्ष में जो रखा हुआ है, मेरे मित्र को ला दो। अब सच्ची मित्रता हो गई। वो खा रहा है, खुश होकर के खा रहा है, लड्डू जो भी थे खुश होकर खा रहा है। खुश हुआ और कहा, महाराज आज मैं बहुत खुश, आज मैं बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश कि इस गादी के लायक व्यक्ति मिले। बेताल बहुत खुश है, खुश होके चला गया। विक्रमादित्य अपने सुबह उठे और सबको पता चला कि क्या हुआ। सब पूरी प्रजा में खुशहाली हो गई, महाराज की जय हो, जय जयकार हो गई। अब इस जय जयकार में महाराज खुश तो है ही, आज की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन अब राज्य में आगे क्या करना है? समस्या से निजात पाना, समस्या का समाधान हो गया, अब राज्य का विकास करना। तो विकास करने के लिए तो थोड़ा सा समय चाहिए। हम राजा को, मंत्रियों को मिलने दें, आपस में विकास की बातें करने दें। अब सब मिलकर के क्या विकास की बात लेकर के आपके सामने हम आगे करें। everybody, हम भी अगर बच्चे होते तो क्या करते? If we were kids, what would have we done last week? Okay, yes. What else? So last week, if we were kids, we would attend the kids summer camp here in JVP. I don't know how many of you know there was a kids summer camp last whole week, Monday to Friday. Yeah, because your daughter was here, so you would know. So we had a very successful camp for these 5 days, Monday to Friday,
and it had a color theme. You can go and view your pictures which are outside in display. Every day was a color, a special color. It was very successful, and Seema took care of the camp end to end. And along with her, there were so many volunteers. I'm sure I'll forget names. Many of them are sitting here. If you can just raise your hands, please, so that everybody know. Vimla ji hai, Pilaben hai. Who else is there? Geeta ji. Please let everybody know that you volunteered. Sam was here. Rekha Ben is there. Did I miss anything? Shashi ji. Kripta ji. एक बार खड़े हो जाइए, because so many volunteers who work, because keeping these kids from age 5 to 11 busy from morning 9 o'clock till 5 o'clock, I hope everybody can understand it was a big challenge, but it was executed very well. Kripta ji, आप भी थे? खड़े तो होना पड़ेगा। बड़ा 5 दिन तक बहुत सबने शशि जी ने बहुत सैम भैया, मुक्ता भी है, सैम भैया, सीमा ने, शशि जी ने और सबने, क्योंकि अनुषा 5 दिन तक, और अशोक is also there. Yes. और टाइम टू टाइम ये सब नहीं होते तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत अच्छा कैंप है। Thank you very much, all of you. And for others, do have a look at pictures which are on display outside. I do see some new faces in the crowd. We have Mr. Sorry, I forgot your name. Daniel is here. Let's give a warm welcome to him. He is here today. Then I also see आप आई हैं, पहले आ चुकी हैं आप? I've been here many times, but I'm Mr. Kenzola's sister, Jaya Maria, visiting from St. Francis. Okay, so Jaya ji, I would like to call you here for a minute. If you can come here. Vimla ji, आप आएंगे? इनको बुक दे। समय का? So I would like Vimla ji to give you a small token of appreciation for coming here. It's a prayer book. Is there anybody else I missed? Do enter your email addresses. There is a sheet outside so that you can get updates from the center. As we do, we will be serving lunch after this session. Please have lunch and go. And to coordinate this lunch activity for Gyan Sabha, we have Anusha Ashok's wife. She will be coordinating. मैंने देखा है काफी लोगों की बहुत इच्छा रहती है कुछ लाने की, but all I request is just let her know so that it can be coordinated, in orderly fashion. Some teachers are traveling. They're traveling tonight and they will be back on July 24. However, the classes on Thursday and Saturday. Thursday class is ladies class and Saturday class is yoga class. Those will continue. So those who are coming in those classes, please continue to come. And that's on display the upcoming events. We have the Presha Meditation Camp half day coming up 2 Saturdays from now. How many of you have attended that camp so far? Can they just raise hand? That does not look pretty at all to somebody or to us. So I would request, it's a half day camp. It starts at 9 o'clock and ends at 12:30, followed by lunch. So आप जरूर इस पर register करिए. We have the next one coming up on 26th. मैं कुछ फायदा नहीं बताऊंगा because you can experience yourself by coming and attending this camp. Similarly, we have another interesting session coming up. I choose. Again, the same question: how many attended I choose so far? Anybody? Yeah, there are a few hands. But do attend. This is the second part of the series on networking, taken by Mr. Pradeep Anand. So that session is very good. No matter at what stage you are, it's very good because it will give you a lot of practical tips and hints and a very healthy discussion among the participants on the topic of networking, and we will continue having these various topics one by one. Then we have another unique program coming up on September 6th, the very last one. It's a blood donation drive, the very first we'll organize here in this facility on 6th of September. This is in conjunction with the drive which is going on in India as well as a few more countries. I don't know the count, but on a single day we will try to be part of the Guinness Book of World Record by donating X units of blood worldwide. So the numbers will come in slowly, but we'll be having it here in local in Houston on 6th of September.
The details will be announced very soon. So I do hope you can not only participate, those who can, but also help us in spreading this word out. And then we have the Gyan Sabha sessions, the second row from the top. The next one, what we have today, will be on 27th of July. So I guess that was all from my side. Thank you. अपने जो अभी बच्चों का कैंप हुआ उसमें रितु जी यहाँ आज अभी नहीं है। रितु जी अपनी बहुत उन्होंने भी सपोर्ट किया। मुक्ता भी यहाँ नहीं है, अनुष्का भी नहीं है, और बाकी सब है। टीचर्स नहीं है काफी। सरला जी नहीं है। सरला जी नहीं है। सरला जी नहीं है। मोनिका माया जी नहीं है। माया बहन नहीं है। उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। उज्जवल बहन, प्रतिमा जी। उज्जवल बहन और प्रतिमा भी एक दिन आए थे। तो ये सब सबका सपोर्ट रहा और इस सपोर्ट से इतना बढ़िया रहा। तो एक होप ऑर्गेनाइज किया, उनको एक होप हुई है कि हम इससे और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जब सक्सेस हो जाती है तो सोचते हैं कि और इसको अच्छा करें, और इसको अच्छा करें। तो ये अच्छी बात है और सबका ये सहयोग मिलता है, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। Sorry, I missed one important flagship program for the year, which is pollution. It starts on August 22nd and it will end on August 29th. So do mark the calendars. The flyer is outside, but it will come in the email very soon to all of you about the program we'll have for all these days, starting from August 22nd to 29th. चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अहिंदे शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धमो शरणं पवज्जामि विघ्नहरणं मंगलकरण स्वामी क्षुरो Kritajosmi.